व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगी कि आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल तांबी, जो कि हैं प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री, एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर। और आज के हमारे इस प्रोग्राम में ये हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे फॉलोअर्स की संख्या जिस तरह से बढ़ रही है, डॉक्टर अनिल तांबी आपसे जानना चाहेंगे कि हमारा ये इनिशिएटिव, हमारा राजस्थान सक्षम राजस्थान, इसके बारे में, प्रिंसेस दिया कुमारी के इनिशिएटिव के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपका एक बहुत अच्छा उद्देश्य है और मैं सब लोगों को कहूँगा कि जैसे-जैसे आपका ज्ञान आता है, आपकी विज़डम बढ़ती है और जैसे-जैसे आपका विज़डम बढ़ेगा तो लाइफ के प्रति आपका दृष्टिकोण चेंज हो जाएगा। तो उस जो नॉलेज पावर है उसको स्प्रेड करने में आपका जो चैनल एक महती भूमिका निभा रहा है और मैं आपको बहुत-बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे देश के लोगों को दिशा और देने के लिए जो आप एक इम्पोर्टेंट प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत-बहुत साधुवाद। डॉक्टर तांबे, आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ, ये एक बहुत ही ज़रूरी एस्पेक्ट है, एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। जानना चाहेंगे आपसे कि आपने इस फील्ड को क्यों चुना? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेल्थ की जो डेफिनेशन है, उसके 4 कंपोनेंट है, फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ, है ना? नाउअडेज द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ इज चेंज्ड। पहले ये माना जाता था कि जो व्यक्ति बीमार नहीं है, वो स्वस्थ है। परंतु आजकल ये माना जाता है कि जो फिजिकली, मेंटली, सोशली और स्पिरिचुअली वेलबींग की स्थिति में है, उसी को अपन स्वस्थ मानते हैं। केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को संपूर्ण स्वस्थ नहीं मानते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो मेंटल हेल्थ है, सोशल हेल्थ है और स्पिरिचुअल हेल्थ है, तीनों एस्पेक्ट साइकियाट्री से जुड़े हुए हैं, है ना? इसलिए आई वाज वेरी मच फैसिनेटेड इन माय फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ द लाइफ। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था कि कैसे आदमी की साइकोलॉजी को अपन हील कर सकते हैं, साइकी को हील करके उसको एक सक्षम और सुदृढ़ व्यक्ति बना सकते हैं। एक तो ये था जिसके कारण से मैं फैसिनेट हुआ। दूसरा, मैंने एक स्टडी पढ़ी थी कि उसके हिसाब से जो मेडिकल आउटडोर में जो दिखाने के लिए लोग आते हैं, वो 1/3 व्यक्ति उनमें से केवल साइकियाट्रिक बीमार होते हैं। दूसरे 1/3 जो मरीज रोगी होते हैं, उनको सिर्फ फिजिकल इलनेस होती है और तीसरे 1/3 जो रोगी हैं, वो फिजिकली भी बीमार हैं और साइकोलॉजिकली भी बीमार हैं। तो उसमें फिजिशियन का इंटरवेंशन भी जरूरी है और साइकियाट्रिस्ट का इंटरवेंशन भी जरूरी है। तो एक ये वजह थी कि हमारे सोसाइटी के अंदर जो साइकियाट्रिक इलनेसेस की जो प्रिवेलेंस है वो काफी ज्यादा है और बिकॉज ऑफ द सर्टेन रीजंस people are not able to reach the proper place where they can get the appropriate services, है ना? तो उसमें जागरूकता फैलाना, जो एक स्टिग्मा है मेंटल इलनेसेस के प्रति, उसको स्टिग्मा को डी स्टिग्मेटाइज करना, है ना? और लोगों की जीवन में क्वालिटी ऐड करना, है ना? जैसे आपने एक स्लोगन सुना होगा कि जो फिजिशियन है वो ईयर्स ऐड करते हैं जीवन में, है ना? हम जो है वो ईयर्स के अंदर लाइफ ऐड करते हैं, है ना? जो खुशियां लाना है, कलर भरना है जीवन में, वो काम साइकियाट्रिस्ट का है। जी, इसलिए मैं जी। साइकियाट्री के प्रति फैसिनेटेड हूँ। तो जैसे कि आपने कहा कि मेंटल हेल्थ स्टिग्मा जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, लोगों में एक झिझक होती है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास जाने के लिए। तो निश्चित है कि बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी आपको ज़रूर करना पड़ता होगा। तो जी ऐसे जी। में किस तरह से आप इन चुनौतियों का सामना कर पाते हैं? किस तरह से लोग आपके पास आएँ? इसके लिए आप लोगों को मोटिवेट कैसे कर पाते हैं? जी, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जब मैंने एमडी साइकियाट्री चूज की,
तो हमारे घर वालों ने कहा कि बेटे अब तू हमारे तो किसी काम का रहा नहीं। है ना? तो फिर मैंने समझाया कि भी आने वाला जो टाइम है वो साइकेट्री का ही टाइम है। जब प्रिवेलेंस उसकी इलनेसेस की बढ़ रही है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है, अब क्वालिटी ऑफ लाइफ के प्रति लोग कंसर्न हैं, तो साइकेट्रिस्ट का जो रीजन जो उपयोगिता है सोसाइटी में वो ज्यादा है, स्कोप ज्यादा है। तो उस समय मेरे को थोड़ा सा फील हुआ था, परंतु मैं अपने दिमाग में क्लियर था कि साइकेट्री का फ्यूचर उज्जवल है और मैं हमारे भारत के ज्यादा अच्छी तरह से सेवा कर सकता हूँ भारत माता की। अपने जो देश के जो लोग हैं, हमारे जो 135 करोड़ लोग हैं, हमारे देश में मुट्ठी भर 5,000, 6,000, 7,000 साइकेट्रिस्ट होंगे, है ना? तो हमारे यहाँ काफी स्कार्सिटी है साइकेट्रिक डॉक्टर्स की। तो इसलिए हम अपने निरंतर प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, हमारे जो मित्र लोग हैं जो दूसरी स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हैं, वो लोग भी साइकेट्रिस्ट को थोड़ा सा मजाक की दृष्टि से ज्यादा देखते हैं वो लोग, है ना? तो अपने यहाँ पर जो फिजिशियन हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, वो लोग भी थोड़ा सा इंक्लिनेशन उनको भी जैसे किसी साइकेट्रिक पेशेंट के साइकेट्रिक डॉक्टर के पास रेफर करते हैं, तो उनको भी इस चीज का रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है कि भी मैं तो ठीक हूं, मेरे को क्यों आप साइकेट्रिस्ट के पास भेज रहे हो? तो आज से कुछ दशकों पहले तक साइकेट्रिस्ट का जो पर्यायवाची था वो मेंटल इलनेस या पागल का डॉक्टर माना जाता था। पर आज के टाइम में हमारे जो पढ़े लिखे युवा वर्ग हैं और हमारे जो मीडिया के साथियों ने इतना प्रचार प्रसार किया है कि अब धीरे धीरे लोग इसको एक्सेप्ट करने लगे। और मुझे लगता है डॉक्टर तांबी कि ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम इस चीज को समझें कि ये कोई बीमारी नहीं है। और अगर हम इसे बीमारी की दृष्टि से भी देखते हैं तो जैसे फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, फिजिकल हेल्थ हमारी सफर करती है, ऐसी ही हमारी मेंटल हेल्थ भी कभी कभी सफर कर सकती है। तो जैसे कि हम बीमार होते हैं, अगर शारीरिक कोई प्रॉब्लम है, शारीरिक कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, तो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, फिजिकल डॉक्टर्स के पास जाते हैं। ऐसे ही मेंटल किसी ब्रेकडाउन, और ब्रेकडाउन ना भी हो, इवन अगर आपको कोई नॉर्मल सी प्रॉब्लम भी है, तो आप एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास, एक डॉक्टर के पास जा सकते हैं। ये सोच जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम चाहेंगे कि आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से हम लोगों को यही समझाएं कि मेंटल हेल्थ भी एक इम्पोर्टेंट चीज है जैसे कि हमारी फिजिकल हेल्थ है। लेकिन मैं देखा गया है यहाँ कि बात को ऐड करना चाहूंगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों सारी इंश्योरेंस कंपनीज को एक आदेश दिया है कि जिस प्रकार से, है ना, आप शारीरिक बीमारियों का बीमा करते हैं और वो बीमा धन चुकाते हैं, वैसे ही आपको मानसिक बीमारियों को भी कवर करना पड़ेगा और मानसिक बीमारियों के जो इलाज पे खर्चा आता है उसको रियम्बर्स करना पड़ेगा। तो हमारे देश की जो शीर्ष अदालत है उसने भी इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है और इसको रिकॉग्नाइज किया है। एक ये इम्पोर्टेंट सूचना आपके चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं कि अब मानसिक रोगों पे किया गया उपचार पे किया गया पैसा इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा भुगतान किया जाएगा। ये तो एक बहुत ही अच्छी खबर और बहुत ही अच्छी जानकारी है डॉक्टर तांबी जो आज आपने यहाँ हमें दी है। अगर हम बात करें आज की परिस्थितियों की, आज के परिवेश की, तो पूरा का पूरा विश्व बहुत सारे तनावों से गुजर रहा है। ऐसे में अपना बैलेंस कैसे बना के रखा जाए, किस तरह से हम अपने आप को सही संभाल कर रख सकते हैं, मोटिवेटेड रख सकते हैं, ठीक रख सकते हैं? दी, आपका जो प्रश्न है बिल्कुल एप्रोप्रिएट प्रश्न है आज के कॉन्टेक्स्ट में। देखिए, जैसे शारीरिक स्वास्थ्य की देखभाल अपने को डेली बेसिस पे करनी है, वैसे ही अपनी जो मेंटल हेल्थ है उसका भी अपने को टेक केयर डेली बेसिस पे करना पड़ेगा। तो जैसे आप नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, नियमित रूप से आप ब्रश करते हैं, नियमित रूप से आप अपने साथ में एक फर्स्ट एड किट रखते हैं कि जैसे ही कोई शारीरिक रूप से बीमार हुए आप तुरंत उसका उपचार कर लेते हैं, है ना?
ऐसे के ऐसे ही अपने को मेंटल इलनेसेस के बारे में या मेंटल फिटनेस के बारे में भी जागरूकता लाने की जरूरत है। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो, जिस प्रकार इन्फेक्शियस बीमारियां होती है उसके अगेंस्ट में बॉडी में इम्यूनिटी होती है ना, वैसे ही साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेस है, उसके अगेंस्ट में रेजिलियंस होती है। तो जिस प्रकार जिसकी इम्यूनिटी ज्यादा होती है तो उसमें इन्फेक्शन और बीमार होने के चांसेस कम होते हैं। वैसे ही जो लोग रेजिलियंट होते हैं उन लोगों में मानसिक समस्याएं आने के बाद मानसिक बीमारियां उत्पन्न होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। तो अपने को मेंटल रेजिलियंस को इंक्रीज करने की आवश्यकता है ना। तो आज हम 4 चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट है और हमारे दर्शकों के लिए जरूरी है। सबसे पहले तो एक अमेरिका में काफी इम्पोर्टेंट रिसर्च हुई थी कि उन्होंने लोगों को 3 एसएमएस भेजे। पहला ये कि इस समय आप क्या कर रहे हो, दूसरा ये कि इस समय आपका ध्यान कहाँ पर है, और तीसरा ये कि क्या आप खुश हैं या खुश नहीं हैं। तो उस रिसर्च का परिणाम ये था कि 47% लोग जो काम कर रहे थे उनका ध्यान उस समय कहीं और था, है ना, और वो 40% लोग खुश नहीं थे। तो उस स्टडी का कंक्लूजन ये था कि वॉन्डरिंग माइंड इज नॉट ए हैप्पी माइंड, है ना। तो जो लोग अपने जहाँ काम कर रहे हैं वहां पर प्रेजेंट नहीं है, आपका दिमाग कहीं और है, काम कहीं और कर रहे हो, तो वो लोगों में हैप्पीनेस का लेवल कम होता है। तो इस को अपन माइंडफुलनेस मेडिटेशन का अभ्यास करके और अपनी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ा सकते हैं। आप आलती पालती मार के आंख बंद करके कमर सीधी करके बैठ जाएं, है ना, और आपके नाक में से जो सांस आ रही है और बाहर निकल रही है उस पे आप एकाग्रचित हो, ध्यान लगाएं। थोड़ी देर आपका ध्यान उस सांस पे रहेगा, थोड़ी देर बाद ध्यान कहीं और चले जाएगा। जब और चले जाएगा उसको वापस सांस में वापस श्वास पे लेके आइए आप। थोड़ी देर वो श्वास पे रहेगा, उसके बाद कहीं और चले जाएगा, उसको वापस श्वास पे लेके आइए। इस तरीके से जो ब्रेन में कंसंट्रेशन वाली मसल होती है उसकी एक्सरसाइज होती रहती है। तो 20 मिनट सुबह और 20 मिनट शाम को अगर आप समय निकाल करके इस तरीके का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे आपकी उस मसल की एक्सरसाइज होगी और वो मसल इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपका ध्यान आपके कंट्रोल में आ जाएगा। इससे आपका हैप्पीनेस का लेवल बढ़ेगा और आपकी जो वर्क एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। एक टर्म होती है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि जैसे अपन अपने घर बनने के बाद में अपने घर को रोजाना रीस्ट्रक्चर करते रहते हैं कि सोफा यहाँ से उठा के यहाँ लगा दिया, पर्दे ये नहीं ये लगा दिए, है ना। कभी कभी तो अपन और बड़े परिवर्तन भी कर लेते हैं। तो वैसे ही ये देखा गया है कि अपना जो ब्रेन है ना, वो अपने थॉट्स के और अपनी आवश्यकताओं और अपनी एक्सपीरियंसेस के हिसाब से रोजाना उसमें नए न्यूरॉन्स बनते रहते हैं, नए न्यूरोनल पाथवेज बनते रहते हैं। तो इस तरीके से रोजाना आपके ब्रेन की रीमोल्डिंग, रीस्ट्रक्चरिंग होती रहती है ना। तो जैसे एक कहावत है कि जैसा आप सोचते हो वैसा आप बन जाते हो, ये बिल्कुल सही है। और न्यूरोप्लास्टिसिटी यही बताती है कि आप जिस प्रकार के कॉन्शियस थॉट लाओगे और जो आप अभ्यास करेंगे, है ना, आपका ब्रेन धीरे 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 उस तरीके का डेवलप हो जाएगा, है ना। तीसरा जो चीज मैं बताना चाह रहा था इम्पोर्टेंट, वो है कि आज के टाइम में लोगों के अंदर लोनलीनेस की फीलिंग बढ़ती जा रही है। एक इम्पोर्टेंट रिसर्च हुई है, उसका कंक्लूजन है कि लोनलीनेस के शिकार व्यक्तियों में
15 सिगरेट प्रतिदिन पीने जितना हेल्थ रिस्क इन्वॉल्व होता है। और मोटापे से जो हानि होती है अपनी की लाइफ की और बीमारियां होती है, उससे दुगना रिस्क जो है वो लोनलीनेस के कारण से होता है। और ये लोनलीनेस हमारे जीवन में लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारे को लोनलीनेस जो एकाकीपन है और एकांतवास है, उसमें डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, है ना। कुछ लोग बाई चॉइस एकांत में जाते हैं, पर वो किसी पर्पज के लिए जाते हैं कि सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए, प्लानिंग के लिए, रिजुविनेट करने के लिए एकांत में जाते हैं, है ना। बट कई लोग सब लोगों के बीच में रह भी रहे हैं, परिवार के बीच में रह रहे हैं, पर वो फिर भी अकेला महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या है कि अगर आप अपने मित्रों के साथ रिलेशनशिप को एनरिच करते हो, है ना, इसको क्या है कि अपने को हैबिट को कल्टीवेट करना है। सबसे पहले तो कि दूसरे लोगों के साथ दूसरे के पेन को परसीव करना, एम्पैथाइज करना आना जरूरी है, और फिर उनके दर्द को महसूस करके और उनकी हेल्प करने के लिए तत्पर रहना जरूरी है ना। जैसे आप लोगों को समय गुजारेंगे, उनके साथ में उनकी हेल्प करेंगे, तो आपके रिलेशनशिप इंप्रूव हो जाएंगे। तीसरा जो इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम आ रही है आज के टाइम पे, वो ये है कि ज्यादातर लोगों को अपनी लाइफ का मीनिंग और पर्पज नहीं पता है ना। अगर एक इम्पोर्टेंट रिसर्च हुई थी कि 60 इयर्स के जो लोग हैं, 60 साल के लोग हैं, जिन लोगों के अंदर उनकी लाइफ का मीनिंग और पर्पज पता है, उनके अंदर अगले 5 साल की डेथ की जो पॉसिबिलिटी होती है ना, वो कम होती है। और 60 साल की उम्र में जिन लोगों में लाइफ का मीनिंग और पर्पज नहीं होता, उनमें अर्ली डेथ होने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा होती है। तो जो लोग मीनिंगफुल और पर्पजफुल लाइफ लीड करते हैं, है ना, तो वो जो प्रलोभन आते हैं आपके रास्ते में जीवन यात्रा के दौरान, उसमें भटकने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, है ना। वो भले बेबी स्टेप्स लें, पर अल्टीमेटली अपने लाइफ को हैप्पीली, पीसफुली और हेल्दी रह करके अपनी लाइफ की जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए हर आदमी को ये डिसाइड करना चाहिए कि मेरी लाइफ का मीनिंग क्या है, पर्पज क्या है। तो उससे क्या है कि जैसे कई लोग भौतिकतावाद के चक्कर में, कई लोग चमक दमक के चक्कर में फंस जाते हैं, तो उन प्रलोभनों से अपने को बचाने के लिए अपने को लाइफ का मीनिंग और पर्पज जरूर याद रखना चाहिए हर समय। यानी कि डॉक्टर तांबी, इंट्रोस्पेक्शन जिसे हम कहते हैं कि आत्मज्ञान, कहीं ना कहीं कभी बैठकर ये जरूर सोचना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, और जो हम कर रहे हैं वो हमें खुशी दे भी रहा है कि नहीं। ये सब चीजें जो हैं वो हम सबको जरूर कभी कभी सोचनी चाहिए, शायद इनसे बहुत जरूरी है। और आपने जो एक बात में कही, माइंडफुलनेस, कि अ माइंडफुल ब्रेन इज अ हैप्पी पर्सन, मतलब इट मेक्स अ हैप्पी पर्सन, ये भी मेरे ख्याल से एक बहुत जरूरी चीज है, जो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे व्यूअर्स जो हमें अभी देख रहे हैं वो इन चीजों से जरूर बेनिफिट करेंगे। डॉक्टर तांबी, कुछ सवाल हमारे पास में हैं जो कि हमारे फॉलोअर्स ने आपके लिए दिए हैं, आपसे जानना चाहेंगे कुछ चीजें। जैसे कि एक हमारे फॉलोअर है, उन्होंने जानना चाहा है कि स्ट्रेस कब हमारे दिमाग पर हावी हो जाता है, एक आम इंसान इसका अंदाजा नहीं लगा सकता। तो कैसे पता चले हमें कि वार्निंग साइंस, मतलब इनका मतलब है कि वार्निंग साइंस क्या है स्ट्रेस के? देखिए, सबसे पहला जो वार्निंग साइन है वो ये है कि आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं या कंफर्टेबल फील नहीं करके तनावग्रस्त फील कर रहे हैं। सबसे पहला तो पता तभी चलेगा आपने। दूसरा ये है कि फीलिंग के बाद में आपको नींद प्रॉपरली आ रही है, नहीं आ रही है, आपकी कार्य क्षमता कैसी है ना, मन में आप हैप्पी और पीसफुल फील कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, है ना, आप में इरिटेशन तो नहीं आ रहा है, आपकी जो धड़कनें बढ़ी हुई है ना, आपकी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, है ना, आपके डिसीजन लेने की पावर कम होती जा रही है ना, आप कंफ्यूजन की स्थिति में हैं, तो ये सारे के सारे इंडिकेटर्स हैं। एंजाइटी है, डिप्रेशन है आपको, और शारीरिक बीमारियां जो है, कुछ को डायबिटीज हो गई, किसी को ब्लड प्रेशर हो गया, तो इन सब के कोजेशन में कहीं कहीं तनाव का और लाइफ स्टाइल
में जो प्रॉब्लम रहती है वो ज़रूर रहती है। तो सबसे पहला पार्ट तो ये है कि अगर आप में अवेयरनेस है, इन वार्निंग साइंस का ज्ञान है, तो आपको पता चल जाएगा कि भी आप तनाव में हैं। तनाव 2 तरह का होता है, एक होता है यू स्ट्रेस और एक होता है डिस्ट्रेस, है ना? तो इनिशियल फेज में जैसे-जैसे आपका तनाव बढ़ता है, तो आपकी कार्यक्षमता बढ़ती है। परंतु एक लेवल से ज़्यादा अगर आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, तो आपकी कार्यक्षमता कम हो जाएगी, आप परेशान रहने लगेंगे, आप डिस्कम्फर्ट में रहेंगे, है ना? तो वो डिस्ट्रेस की कैटेगरी में आ जाता है। तो तनाव जी अच्छा भी है, खराब भी है ना? जी, तो यानी ज़रूरत है हमें पहचानने की कि हम खुद अवेयर रहें कि वो क्या चीज़ें हैं जो हमें तनाव की ओर भेज रही हैं, और अगर ऐसा हो तो जल्द से जल्द किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात करने में कोई बुराई नहीं है, इससे पहले कि वो ज़्यादा बढ़ जाए। जी। अ, एक और सवाल हमारे फॉलोवर हमसे कर रहे हैं कि बच्चों में देखा गया है जैसे छोटी उम्र से ही खुद को दूसरे से बेहतर साबित करने की होड़ में बचपन कहीं गुम होता जा रहा है। ये बिल्कुल सही बात है। अभिभावकों का प्रेशर, युवाओं में सुसाइडल टेंडेंसीज, ऐसी मनोस्थिति से गुजर रहे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? कैसे उन्हें रोकें हम इस तरफ बढ़ने से? देखिए, ये क्या है कि संतुलन, संतुलन और संतुलन, ये इसका आंसर है ना? अब बचपन में जैसे एक बार यूएस के प्रेसिडेंट ने अमेरिकन बच्चों को संदेश दिया था कि आप मेहनत करो, अन्यथा चाइना वाले और इंडिया वाले आ जाएंगे, है ना? दिस वाज द मैसेज गिवन बाय द यूएस प्रेसिडेंट। तो अपने को बच्चों को मैसेज देना है कि जो आप में पोटेंशियल है ना? उस पोटेंशियल के हिसाब से आप अपने गोल सेट करो और उन गोल्स को सिस्टमेटिकली हासिल करने के लिए सिस्टमेटिकली अपना 100% प्रयास करो। यहाँ कुछ चीजों का अपने को ध्यान देना है कि पेरेंट्स और टीचर्स बच्चे के पोटेंशियल के हिसाब से उनसे एक्सपेक्टेशन रखें। अगर ओवर एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो बच्चा तनावग्रस्त हो जाएगा, और बच्चे से अगर एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखेंगे तो बच्चा एफर्ट ही नहीं करेगा। तो जो मध्यम मार्ग है, संतुलन है, वो इसका आंसर है, पहला चीज। दूसरा ये है कि बच्चों को स्वयं से तुलना करना सिखाना है ना? बच्चों को जीवन कैसे जीना है वो सिखाना है। और एक जो गाइडिंग प्रिंसिपल तीसरा जो मैं सिखाता हूँ वो ये है कि हैप्पीनेस, पीस और हेल्थ को खो करके अगर जीवन में आपने कोई चीज अचीव भी कर ली, तो दैट इज नॉट ए वाइज डिसीजन। तो आप अपनी हैप्पीनेस, पीस और हेल्थ का ध्यान रखते हुए आप अपने लाइफ गोल्स के लिए एफर्ट करें, है ना? एक पर्पजफुल, मीनिंगफुल जीवन जिए, है ना? और ये भी चेक करते जाएं कि कहीं आप अपने जो ओरिजिनल जो गोल है उससे भटक तो नहीं रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से परिस्थितियां बदली हैं, ऐसे में अपना बैलेंस बनाए रखने के लिए हमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दिमाग में, ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि यदि हमारी मानसिक स्थिति अच्छी होगी तभी हम आगे सफलता की ओर या हमारे जीवन में कोई भी लक्ष्य जो हमने निर्धारित किया है उसकी ओर बढ़ते चले जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आज आपने हमें कुछ ऐसी जानकारियां, कुछ ऐसी चीजें बताई हैं जो हमें शायद रोजमर्रा की भागदौड़ की जिंदगी में हम भूल जाते हैं, हमें ध्यान नहीं रहते। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार।